तो दोस्तों, आज की कहानी एक व्यंग्यात्मक रचना है और इसके लेखक हैं शरद जोशी। शरद जोशी जी का जन्म 1931 में हुआ था और 60 साल की उम्र में 1991 में ये इस दुनिया को अलविदा कह गए। और इतने से ही समय में शरद जोशी जी ने हिंदी साहित्य जगत में बहुत ऊंचा दर्जा हासिल कर लिया था। आरंभ में इन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह से व्यंग लेखन को ही करने लगे थे। अपने जीवन काल में इन्होंने फिल्मों के लिए डायलॉग भी लिखे, साथ ही कुछ धारावाहिकों के लिए लेखन कार्य भी किया था। तो दोस्तों, आज जो व्यंग आपको पढ़कर सुना रही हूँ उसे लिखा है शरद जोशी ने, सारी बहस से गुजर कर। मैं जीवित था और उसके सामने उपस्थित था। उसने मेरे अस्तित्व से इनकार कर दिया। मैं हूँ और उसके सामने हूँ, वह यह कदापि मानने को तैयार नहीं था। उसे बिना विभाग के खजाने से रुपए नहीं मिल सकते थे। मैं आपके सामने साक्षात खड़ा हूँ, मैंने उसे संकेत किया। प्रमाण चाहिए, उसने मांग की। मेरे खड़े होने का? जी नहीं, आपके होने का। मैं क्या जानूँ, जो खड़ा है वह आप ही हैं। आप जीवित हैं, इस बात का क्या प्रमाण? क्या यह अफवाह है कि मैं जिंदा हूँ? हो सकता है, मुझे प्रमाण चाहिए। मैं अपनी पत्नी को ले आऊं? क्या कीजिएगा? आप भारतीय संस्कृति पर भरोसा करते हैं? करता हूं, बशर्ते उससे दफ्तर के काम में दखल ना पड़े। आप मेरी पत्नी के माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर पर गौर कीजिएगा। वह मेरे जिंदा होने का प्रमाण है। मेरे होने का इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा कि मेरी पत्नी अभी विधवा नहीं हुई? आश्चर्य है। किस बात का आश्चर्य है? आप भी पढ़े लिखे होकर कैसी बातें करते हैं? भारतीय संस्कृति जिसे बोलते हैं उसके अनुसार सुहाग की बिंदी पति नामक शख्स के जीवित होने का प्रमाण है। मैंने एक न पूछे गए प्रश्न का उत्तर सा दिया। आप पति हैं? उसने जिज्ञासा की। जी हाँ, मैंने समाधान किया। क्या प्रमाण है? उसने संदेह व्यक्त किया। मैं कसम खा सकता हूँ, मेरा एक और एकमात्र पत्नी है। मैं एक शरीफ आदमी हूँ। अच्छा? जी हाँ। आपने एरिया के सब इंस्पेक्टर पुलिस से लिखा लाइए। क्या? कि आप शरीफ हैं। आप मोहल्ले में जाकर पूछ लीजिए। बहुत बड़े दादा हैं क्या आप अपने मोहल्ले के? बिल्कुल नहीं। फिर मोहल्ले का रौब किसे दे रहे हैं? अब मैंने कोई रौब नहीं दिया। मैं यहाँ सरकारी काम करूँगा या मोहल्ले में पूछने जाऊँगा आपके? आप मुझे शरीफ आदमी नहीं मानते तो आपको मोहल्ले में जाकर पूछना चाहिए। मुझे सबूत टेबल पर होना, इस टेबल पर। किस बात का? कि आप शरीफ हैं और जिस औरत का आप जिक्र कर रहे हैं वह आपकी बीवी है। उसका सुहाग सिंदूर जिसके लिए है वह आप ही हैं, श्रीमान हैं, जिंदा हैं। हम विवाहित हैं। क्या सबूत? हमने अग्नि को साक्षी रखकर अरे यार, हमने अग्नि को साक्षी रखकर 20 सिगरेटें जलाई हैं। होता क्या है उससे? वह हंसकर बोला। देखिए, सिगरेट बीड़ी तो मैं पीता नहीं और बेकार की बहस करना चाहता नहीं। अच्छी बात है, यहाँ कौन कमबख्त चाहता है? देखिए, मैं हूँ। जो रुपया दिया जाना है मुझे दिया जाना है। आवेदन मैंने किया, मंजूरी मेरे लिए हुई। आप मुझे दीजिए। आप प्रमाण ला दीजिए। महज 250 रुपये के लिए आप मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरा फ़र्ज़ है, ये इंसानियत नहीं है। आप इंसानियत की बातें करते हैं? भाई साहब, यह दफ्तर है, सरकारी दफ्तर। किराने की दुकान मत समझिए इसे। अब मैं कहता हूँ, इससे तो वह अच्छी। आप शौक़ से वहाँ तशरीफ़ ले जा सकते हैं। रुपया दे दीजिए, मैं चला जाऊँगा। आप प्रमाण ले आइए, रुपया ले जाइए। कुछ देर चुप्पी रही। फिर मैंने कहा, देखो पंडित, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपको नहीं जानता। मैंने आपको 20 बार चाय पिलाई है। आप मेरे घर जा चुके हैं। ज़रूर पिलाई होगी साहब, हमारी तो ज़िंदगी ही दूसरों की चाय पीते बीती है। मगर मैं आपको नहीं पहचानता। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरा यह फ़र्ज़ है, मैं सरकारी नौकर हूँ। सरकारी नौकर होने के अतिरिक्त भी आपके कुछ फ़र्ज़ हैं। क्या मतलब?
एक शख्स जो आपका मित्र है उसके रुपए निकलवाने में मदद करना आपका फ़र्ज़ है। मुझे रुपयों की सख्त ज़रूरत है, आप जानते हैं। देखिए साहब, इस कुर्सी पर बैठने के बाद हम अपने बाप को भी नहीं पहचानते। हम सिद्धांत के पक्के हैं। मैं जानता हूँ, मैंने पराजित होकर कहा। मैं समझ गया था कि यह बहस अनंत काल तक चल सकती है। इसका समापन कठिन था। पहले भी ऐसी बहसें मैंने की हैं और मैं पराजित हुआ हूँ। कोई रास्ता नहीं था, कोशिश करना मेरा फ़र्ज़ था, मैंने पूरा किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे पहचानने का, यह स्वीकार करने का कि मैं हूँ, आप क्या लेंगे? मैंने करुण स्वर में कहा। 5 रुपए, यही हमारा रेट है। ज़्यादा हैं। मैं इससे कम में किसी को नहीं पहचानता, ये मेरा सिद्धांत है। पहले तो आप 2 रुपए में पहचान लिया करते थे। वह मुस्कुराया। उसने मेरी ओर देखा। फिर उसने हाथ थपथपाकर भावुक स्वर में कहा, वे दिन बीत गए भाई साहब जब मैं आपको 2 रुपए में पहचान लेता था। गुजर गया ज़माना। सस्ते दिन थे और सरकारी दफ्तरों में इंसान की पहचान 1-2 रुपए में हो जाया करती थी। अब आप भी आप नहीं रहे जो पहले थे। अब आप भी बड़े आदमी हो गए हैं, आप मशहूर हैं, दुनिया आपको जानती है। कितनी खुशी की बात है। हर आदमी को प्रगति करनी चाहिए। आप पहले इसी विभाग से क्या पाते थे? 25-50 रुपया। मगर धीरे धीरे आपने प्रगति की और आज आप यहाँ 250 रुपये प्रति माह खींच रहे हैं। इधर मैंने भी प्रगति कर ली। मैं भी 5 रुपये से कम में किसी को नहीं पहचानता। मेरी तो यही कामना है कि आप और आगे बढ़ें, आप विभाग को और मूर्ख बनाएं, यहाँ हज़ारों रुपए ड्रॉ करें और मुझ जैसा अदना आदमी जो आप जैसे व्यक्ति को आज सिर्फ 5 रुपए में पहचान लेता है, कल 50 और 100 रुपये में पहचाने। वह चुप हो गया। मैं सर झुकाए बैठा था। वह मेरी ओर देख रहा था। कमरे का आकाश शांत था। मैंने महसूस किया कि जो व्यक्ति एक जीवन दृष्टि को स्वीकार कर लेता है वह सहज में नहीं डिगता। बहस उसे नहीं डिगा सकती। वह पराजित हो सकता है मगर वह टूटता नहीं। जो उसका है वह लेगा। उसे लेना है, मुझे देना है। एक क्रम है जिसे भंग करना कठिन है। चुप्पी थी। एक बर्फ सी जम रही थी जो अक्सर लंबी चर्चा के बाद जम जाती है। इसे शब्दों से नहीं तोड़ा जा सकता। मैंने जेब में हाथ डाला और 5 रुपए निकाले। यही उसका रेट था। उसने हाथ बढ़ाया और ले लिए। और कैसा चल रहा है? बाल बच्चे सब मज़े में है ना? उसने बड़े अपनत्व से पूछा। आपकी कृपा है, मैंने कहा। उसने पास रखी सरकारी तिजोरी खोली और 250 रुपये निकालकर गिनने लगा। तो दोस्तों, यही था आज का व्यंग।